अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है आपका सेलिंग फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो हमेशा की तरह हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले हमने वो जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो आउटलाइन होगी, फिर उसके बाद हम उस आउटलाइन को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। साथ साथ प्लीज़ आप कोशिश करिएगा अपने नोट्स आप खुद बनाएँ, साथ साथ चीज़ें नोट करें। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको इंतहाई आसान वर्डिंग के अंदर समझाया जाएगा। सबसे पहले जी हम देखेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, जिसके अंदर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद आपकी हेडिंग होगी कॉन्स्टिट्यूशन एज सुप्रीम लॉ। उसके हमने देखने हैं सेलिएंट फीचर्स। उसके बाद ये जो वीडियो है हमारी, ठीक है, सेलिएंट फीचर्स के अंदर जो आप देखोगे सारी आपको हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, जो ये सारी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। देन एट द एंड हम इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फिर कंक्लूजन देख लेंगे। आपको आउटलाइन बना के देने का मकसद बेसिकली यही होता है ताकि आपको आउटलाइन मिल जाए। तो उसके बाद आपको हेडिंग्स याद होती हैं तो पेपर के अंदर आप इजीली 6 से 7 पेजेस तो आसानी से लिख सकते हैं, सारे लिख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन से। अब देखिए, हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। किसी भी कंट्री को, इस तरह से आप एग्जांपल ले लें किसी घर की, जब कोई घर होता है उसको चलाने के लिए प्रॉपर रूल्स होते हैं। कोई स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उसको चलाने के लिए एक प्रॉपर रूल्स तैयार किए जाते हैं। इसी तरह कंट्रीज़ जो होती हैं, हर कंट्री का अपने अपने एक रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिसके ज़रिए वो अपने मुल्क को आसानी से चला सकते हैं। अब ये जो रूल्स होते हैं इनको एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा गया होता है, और वो डॉक्यूमेंट जो होता है उसको को बोला जाता है कि ये होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बताएगा कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, लोगों के क्या राइट्स होंगे, उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, जो लीडर्स हैं, जो कंट्री को गवर्न कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी जो उनको फॉलो करना पड़ेंगी। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा जाता है। 1947 के बाद, आज़ादी के बाद जो है, पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर, आप अगर हिस्ट्री देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ी थी। पहले जो गवर्नमेंट कंट्री जो यानी पाकिस्तान ने शुरू के अंदर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जो है वो फॉलो किया था एक टेम्प्रेरी लॉ के तौर पे। उसके बाद देखा जाए तो दो कॉन्स्टिट्यूशन बने थे, एक 1956 और एक 1962। लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और मिलिट्री रूल, क्योंकि मिलिट्री को लग जाता था, उसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर सके उन कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर 14 अगस्त 1973 को एक कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन आया। इस कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो है वो प्रिपेयर किया, ठीक है। और ये किसकी तब जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, ठीक है। तो अब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आज भी वही चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इसके अंदर अमेंडमेंट चलती जा रही हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं, चेंजिंग्स आते हैं, जिनको हम लॉ की ज़ुबान में अमेंडमेंट्स बोलते हैं। तो वो सारी तो हो रही हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी हमारा 1973 का है। इसको बेसिकली एक मेन और सुप्रीम लॉ कहा जाता है पाकिस्तान का, ठीक है। सुप्रीम लॉ मतलब जितने भी कंट्री के लॉज होंगे, जो भी लॉज क्रिएट होंगे, वो सब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होंगे, इसके अकॉर्डिंगली होंगे। कोई ऐसा लॉ कंट्री के अंदर नहीं बनेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाएगा। हाँ, अगर वो अगेंस्ट चला गया तो वो फिर इलीगल कंसीडर किया जाएगा, उसको इनवैलिड इलीगल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब ये आप लिख सकते हो, आर्टिकल 5 का रेफरेंस दे सकते हो, आर्टिकल 6 का रेफरेंस दे सकते हो। कि आर्टिकल 5 कहता है कि हर शहरी की ये ज़िम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को ओबे करेगा। आर्टिकल 6 कहता है कि एवरीवन हु ट्राई टू ब्रेक और सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गिल्टी ऑफ हाई ट्रेजन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करने की कोशिश करेगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जाएगा, ये आर्टिकल 6 कहेगा। सेलिएंट फीचर्स की अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की, तो सबसे पहले है रिटन। कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं, कुछ ऐसी रियासतें हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म के अंदर आपको नहीं मिलता, जैसे यूके की बात कर लें। जबकि पाकिस्तान के अंदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 एक रिटन डॉक्यूमेंट है।
क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है क्या रूल्स होंगे, क्या राइट्स होंगी, क्या पावर्स होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, इसके टोटल 280 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, उनको डिवाइड किया गया है आगे चैप्टर्स के अंदर और पार्ट्स के अंदर। नेम अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो द ऑफिशियल नेम जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 है। बेसिकली ये बताएगा कि रिपब्लिक है और इस्लामिक स्टेट है। इस्लाम के अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ों को लेके चला जाएगा, लॉज को लेके चला जाएगा, कंट्री को इस्लाम के अकॉर्डिंगली चलाया जाएगा। रिपब्लिक मतलब लोगों से मंसूब, डेमोक्रेसी बेसिकली शो करेगा। अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट जो सेक्शन होते हैं ना, मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन होता है उसको बेसिकली बोला जाता है प्रीएम्बल। तो अगर हम इसके बिल्कुल इंट्रोडक्टरी सेक्शन को देखें ना तो वहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि सारी पावर, सारी सोवरेनिटी अल्लाह के नाम है एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल फॉलो इस्लामिक टीचिंग, यानी जितनी भी पावर है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। उसके बाद अल्लाह ने आगे जो गवर्नमेंट के जितने लोग हैं उनको वो पावर्स दी हैं, आगे उनकी ड्यूटीज़ लगाई हैं और उनका ये फ़र्ज़ है कि वो जितने भी काम करेंगे या मुल्क को गवर्न करेंगे विल बी अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक टीचिंग्स। फोर्थ आपके पास सेलिएंट फीचर है इस्लामिक सिस्टम। इस्लाम को एज अ स्टेट रिलीजन जो है वो डिक्लेयर किया गया। जितने भी लॉज होंगे वो कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंगली हुए होंगे। इसी तरह काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी CII फॉर्म किया गया टू एडवाइस पार्लियामेंट को इस्लाम से रिलेटेड। जिस तरह ये भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है कि आपका जो प्रेसिडेंट होगा या आपका जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसका मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटीज़ की भी बात की गई है। फिफ्थ सेलिएंट फीचर आप देखते हो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से बदल नहीं सकता। ठीक है, इसको अगर आप चेंजेस करना चाहते हो जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट, अगर आप अमेंडमेंट्स चाहते हो तो 2/3 मेजॉरिटी नेशनल असेंबली और सेनेट की आपको इसके हक में वोट देंगी, फिर जाके इसके अंदर जो है वो चेंजिंग्स होते हैं, वरना इसके अंदर चेंजेस करना इतना आसान नहीं होता है। फिर उसके बाद है कि ये पाकिस्तान जो है वो एक फेडरल सिस्टम को फॉलो करती है। फेडरल सिस्टम मतलब फेडरल गवर्नमेंट है, यानी आपकी एक गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट होगी और कुछ प्रोमिसेस होगी। सेंटर और प्रोमिस के दरमियान गवर्नमेंट जो है वो डिवाइड होगी। हर प्रोविंस की अपनी गवर्नमेंट होगी, अपनी असेंबली होगी, अपनी पावर्स होंगी। ठीक है, और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बेसिकली फॉर्म की गई ताकि कोई भी प्रोविंस के दरमियान या सेंटर के दरमियान अगर कोई इशू होता है तो वो उसको रिजॉल्व करेगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि सेवन्थ सेलिएंट फीचर है। पाकिस्तान पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है वो फॉलो करती है, सेम उसी तरह जैसे यूके के अंदर है। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड होंगे और प्रेसिडेंट जो है वो सेरिमोनियल हेड होंगे स्टेट के। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर को कहाँ से इलेक्ट किया जाएगा? नेशनल असेंबली से ही इलेक्ट किया जाएगा। बाईकैमरल लेजिस्लेटर यानी पाकिस्तान के 2 हाउस होंगे, पार्लियामेंट के 2 हाउस होंगे। कौन कौन से? नेशनल असेंबली जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं और सेनेट जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं। नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं वो कौन इलेक्ट करेगा? पब्लिक इलेक्ट करेगी। और जो सेनेट होती है बेसिकली वो अपने प्रोविंसेस को इक्वली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देन आपके पास आगे आ गया है डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस के थ्रू आपके जितने भी मेंबर्स नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, उनको डायरेक्ट वोट के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उनकी एज का तयन किया जाता है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शहरियों के हकूक़ के बारे में वाज़िया बात की गई है। उनका राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, उनकी एजुकेशन, फ्री ट्रायल, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन सब के बारे में डिटेल के अंदर लिखा गया है। और ये क्वेश्चन आपका अलग से पूछा जाता है फंडामेंटल राइट्स वाला। और ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है इसको अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे ताकि डिटेल के अंदर आपको इसको बताया जाए और आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सको। सेम इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का भी अलग से सवाल पूछा जाता है, लिहाजा यहाँ पर आपने जब आपसे सेलिएंट फीचर का पूछा जाएगा तो आपने बिल्कुल थोड़ा सा बताना है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बेसिकली गाइडिंग रूल्स हैं। यह होता है ना कि ये आपके रूल्स हैं
ये सेट ऑफ रूल्स हैं, इनको आप फॉलो करोगे और फिर आप गवर्नमेंट चलाओगे। यानी आपने इस्लाम के असूलों के मुताबिक लेके चलना है, आपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, आपकी ये ड्यूटी है, आपका ये फ़र्ज़ है कि आपने लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप उनको प्रोवाइड करोगे। फिर उसके बाद आ जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी फ्री और इंडिपेंडेंट होगी। फिर आपके पास ये सेलिएंट फीचर्स के बाद आप इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखोगे। देखो ये आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो अगर आपको आती हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने लिखी हैं वो आप ये भी लिख सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन को बेसिकली आपने लंबा बनाना होता है। एक आप किसी भी क्वेश्चन का आप डेटा ले लो, उसको समझ लो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, फिर उसके बाद सवाल लिखना बहुत इजी होता है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को तो मैं यही सिखाती हूँ कि आप खुद से लिखना सीखें, ताकि आप पेपर के अंदर आपको रटे वाली चीज़ें याद नहीं रहती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री बिकॉज इट वर्क्स लाइक अ रूल बुक। बेसिकली रूल आपके पास बुक आ जाती है ना कि आपका कंट्री ऐसे चलेगा, इस तरह से चलेगा, आप ये चीज़ें ठीक करोगे और अगर आप ये नहीं करोगे तो इस तरह से आपको सज़ा मिलेगी। एक तो आपको लीगल फ्रेमवर्क मिल जाता है, दूसरा आपकी सिटीज़ जितने शहरी हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता है, यूनिटी को बेसिकली प्रमोट करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा है। और उसके बाद सपोर्ट करेगा डेमोक्रेसी को, जो पावर है बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस उसको डिवाइड करेगा और उसको बैलेंस करेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ किस तरह से बनाएंगी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को फॉलो करके गवर्नमेंट अपने डिसीजंस लेंगी ताकि लोगों का फ़ायदा हो सके, ठीक है। और जुडिशरी को ये इख्तियार दिया जाता है, ये पावर दी जाती है कि वो देखें कि लॉज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन हमेशा की तरह मैं आपको वही कहूँगी कि आप अपनी वर्डिंग के अंदर लिखोगे, कोई नई चीज़ नहीं लिखनी। जो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा होता है ना, वो सारा सवाल को आपने अपनी वर्डिंग के अंदर एंड पे लिख देना होता है। इंतहाई आसान वर्डिंग के अंदर नोट्स हैं, इंतहाई आसान तरीके से मैंने इसको समझाया है। मुझे नहीं लगता कि पार्ट 4 तक आते आते आपको ये चीज़ें इतनी मुश्किल लगेंगी, ये बहुत ईजी चीज़ें थी। आपने इस आउटलाइन को बस रटा लगाना है सही तरीके से, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबा सवाल लिख सको। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।